कल हम लोग एंड्रोसियम और गाइनोसियम के यूनिट्स तक पहुंचे थे। एंड्रोसियम के यूनिट को हम लोग स्टेमन कर रहे हैं और गाइनोसियम के कार्पेल या पिस्टल। ठीक है, उसके बाद दोनों के स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ को भी देखे, बहुत सारा जगह देखे जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि वो फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। स्टेमन में हम लोग देखें एंथर वो पोजीशन है, वो प्लेस है जहाँ पे मेल गैमेट कैरियर्स यानी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये भी सोचे थे, समझ चुके थे कि पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिवीज़न कैसा होगा, इट विल बी मियोसिस। फिर पिस्टिल या कार्पेल, इसके 3 पार्ट थे। एक फ्लैट सरफेस है, वो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। वो स्टिग्मा आगे कंटिन्यू होता है एक हॉलो ट्यूब में, उसे हम लोग स्टाइल करते हैं। और आने के बाद एट लास्ट वो एक स्वोलन एरिया में एंड करता है, उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही अल्टीमेटली फीमेल गैमेट को होल्ड करता है। पर फीमेल गैमेट ऐसे अनप्रोटेक्टेड नहीं रहता, इधर उधर घूमता हुआ नहीं, वो एक स्ट्रक्चर के अंदर में, है ना, कवर्ड रहता है और उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट रहता है और वो भी फीमेल गैमेट जहाँ रहता है उसके नीचे एक आसन जैसा बना रहता है, उसको कहते हैं सिनर्जिड्स। और इस सिनर्जिड के साथ फिर और कुछ अटैचमेंट रहते हैं, उन कंबाइंड स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। इस फिलीफॉर्म एपैरेटस के ऊपर, हालांकि ये सारी चीज़ें और डिटेल में हम लोग को 12th में पढ़ना है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जान के रखें, वो जो दो सिनर्जिड्स हैं उसके ऊपर फीमेल गैमेट बैठा हुआ है, वही उसका आसन है, आप ऐसे समझ के रखें। और उसके अपोजिट एंड में 3 सेल्स दिखते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। खास बात ये ध्यान रखिएगा, ये सभी सेल्स अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ देता है। ये 6 सेल्स जो हैं, 3 उधर एंटीपोडल, 2 इधर सिनर्जिड और एक जो फीमेल गैमेट, ये सब के सब हैप्लॉइड है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स बैठे हुए हैं वो भी हैप्लॉइड है। तो आप पूछेंगे मेल गैमेट्स क्यों बोले? मेल गैमेट होना चाहिए, 2 गैमेट रहता है उसमें। जब वो पॉलिनेशन के समय आता है, फ्लाई करते हुए स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसमें 2 मेल गैमेट रहते हैं, इसीलिए मेल गैमेट्स कहा जाता है। अब वो कैसे बनता है, ये 12th में हम लोग को पढ़ रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, 11th में हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करता चल रहा है, ताकि 12th में जाके आपको ये ना लगे अरे ये तो पहली बार देख। तो बेसिक्स आपको बता दिया जाता है, 12th में उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन या एप्लीकेशन बताता है। उसके बाद ये जो एंटायर स्ट्रक्चर हो गया, ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल को न्यूट्रिशन चाहिए, दाना पानी चाहिए जीवित रहने के लिए, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड है फीमेल गैमेट। तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अटैचमेंट से जुड़ा रहता है ओवरी के वॉल से, और उसे कहते हैं प्लेसेंटा। एग्जाम्पल देते जैसे ह्यूमन में प्लेसेंटा काम करता है न्यूट्रिएंट और गैसेस एक्सचेंज, ये सारा चीज़ के लिए। तो सेम वे द प्लेसेंटा इज वर्किंग इन द प्लांट्स ऑल्सो, हियर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उसके बाद वो जगह ओवरी के अंदर जहाँ पे ओव्यूल पाया जाएगा, इट इज़ कॉल्ड लोक्यूल। दिस वर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी। अब पहले हम लोग स्टेमन की बात करें, यहाँ से स्पेशलाइज्ड हो जाता है स्टेमन। वहाँ तक हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लिए, उसके स्ट्रक्चर देख चुके। स्टेमन देखिए, इसका जो बंच है, ये तो मानेंगे ना, इसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। तो एंड्रोसियम का ये हो गया क्या, यूनिट, और ये है 3rd होल्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सिंबल, वो होता है ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब जैसे आप देखें सेपल, पेटल जॉइंट हैं, फ्यूज्ड हैं या यूनाइटेड हैं, फ्री हैं, कैसे, उस तरह से ये भी हो सकता है। कहता है क्या, स्टेमन मे बी joined with
पेटल्स और टेपल्स। पेटल कहने का मतलब हो गया कोरोला, टेपल कहने का मतलब हो गया पेरियंथ। और पेरियंथ बनता कैसे है? सेपल और पेटल अगर एक साथ यूनाइटेड हो गए तो वो पेरियंथ कहलाता है। यानी दो होल्ड अब एक होल्ड, एक सिंगल होल्ड की तरह नजर आएगा, उन्हें हम लोग पेरियंथ कहते हैं। तो इन्हें सपोर्ट देने के लिए या तो पेटल के साथ जुड़ना होता है या टेपल के साथ जुड़ना होता है। अगर ये पेटल के साथ जुड़े हैं, इफ यूनाइटेड विथ पेटल्स, तो ये कहलाते हैं ईपीपेटलस। किनका कैरेक्टर हो गया? स्टेमन का, ईपीपेटलस। इफ यूनाइटेड विथ टेपल्स, तो ये कहलाते हैं ईपीफाइलस। ठीक है, अब इन्हें शो कैसे करेंगे? तो देखिए, पेरियंथ के लिए सिंबल है पी, कैपिटल पी, ये लिखे भी थे, है ना। पेरियंथ का सिंबल है पी और कोरोला का सिंबल क्या है? कैपिटल सी। ठीक है, अब हमको दिखाना है एंड ये क्या कहते हैं, स्टेमन पेटल से जुड़े हुए। तो पेटल को रिप्रेजेंट करेगा कौन? कैपिटल सी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैपिटल सी लिखाएगा, उसके बाद ए और एक कर्व लाइन दे देते हैं। दिस मीन्स द सेपल्स आर, सॉरी, पेटल्स आर यूनाइटेड विद द स्टेमन। और अगर ईपीफाइलस कंडीशन है तो पी लिखेंगे, एंड्रोसियम उसके बाद आएगा और ये कर्व एरो। ठीक है, ये शो करता है ये एसोसिएटेड उस, यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए, ईपीपेटलस या ईपीफाइलस तो होंगे, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जितने स्टेमन हैं वो एक गुच्छा में एक ही जगह पे पाए जाए, या हो सकता है अलग अलग गुच्छे में रहे, है ना। जॉइंट होंगे लेकिन अलग अलग गुच्छे में। इट इज पॉसिबल दैट stamens are in one bunch, तो इसे कहेंगे मोनो एडोल्फस। एडोल्फस कंडीशन। टू bunches diadelphous, और अगर मोर देन टू हुआ पॉलीएडल्फस। अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्टेमेन अगर इक्वल टू n है तो इस a के सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिख देंगे, दिस इज हाउ।
इट मे बी पॉसिबल, फिर से, दैट stamens are free, not united with petals or tepals, then it is called polyandrous. यहाँ तक लिखिए। फिर एक दो नोटेशन से हम लोग समझते हैं ये कैसे क्या कहना चाह रहा है। कंडीशंस तो आ गए, कंडीशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हो गया? हो गया? अब देखिए, ए लिखा हुआ है, ये तो एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये हो गया नंबर ऑफ स्टेमेन। ठीक है। अब अगर ऐसे करके ए लिखा हुआ है और यहाँ एन है, यहाँ सी है या पी है, तो ये क्या शो करेगा? ये यूनाइटेड है ना? या तो सी के साथ है तो गैमो पिटेलस, सॉरी ईपीपिटेलस, और अगर पेरियंथ के साथ है तो ईपीफाइलस। एक ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा, ये सी और पी इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और इसके फुट में एन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या कंडीशन हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलीएंड्रस। मतलब हो गया एंड्रोसियम फ्री है और यहाँ एंड्रोसियम यूनाइटेड है। और यूनाइटेड किसके साथ है? आइदर कोरोला और पेरियंथ।
ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। नोट कीजिए। हो गया। अब आते हैं हम लोग गायनोसियम में। ऐसा हो सकता है इसका नंबर हो मोर देन 1। अगर गायनोसियम का यूनिट यानी कार्पेल और पिस्टिल ये अगर एक से अधिक हुए, नंबर मोर देन 1, अगर मोर देन 1 होगा तो फिर दो सिचुएशन आता है, फ्री, यूनाइटेड। तो एक चीज देखिए, अगर ये यूनाइटेड होगा तो कौन से पार्ट से आकर आपस में जुड़ेगा, वो होगा ओवरी से। और अगर फ्री रहेगा तो सभी के ओवरी अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो अगर फ्री है, ओवरी अलग अलग है एक दूसरे से, तो उन्हें कहते हैं एपोकार्पस। पिस्टिल और कार्पेल। और अगर यूनाइटेड है उसके लिए टर्म होता है यूज सिनकार्पस। सिनकार्पस, एपोकार्पस, ओवरी, ओवरी, पिस्टिल और कार्पेल। क्योंकि अगर यूनाइटेड होंगे तो ओवरी की मदद से, और अगर फ्री होंगे तो ओवरी इनका फ्री रहेगा, इसीलिए ओवरी मेंशन करना पड़ता है। या तो एपोकार्पस ओवरी होगा या सिनकार्पस ओवरी होगा। अब इन्हें दिखाएंगे कैसे, ये भी एक बात है। तो अगर फ्री रहेगा, अच्छा इसके लिए हम लोग जानते हैं जो सिंबल है दैट इज जी, कैपिटल जी। तो अगर फ्री है और एन का वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, तभी ना। तो ऐसे में हम लोग दिखाएंगे एन जी के नीचे एस जी एन। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो जी सर्कुलर ब्रैकेट एन, ये शो करता है कि ये यूनाइटेड स्टेट में, और ये शो करता है यहाँ पे ओवरी फ्री स्टेट में। तो सिनकार्पस एपोकार्पस के लिए ये सिंबल। सिर्फ एंड्रोसियम में हम लोग वो काम नहीं किए, सर्कुलर ब्रैकेट। अगर अदरवाइज सर्कुलर ब्रैकेट देखिएगा कैलिक्स में, कोरोला में और गायनोसियम तीनों में आते हैं।
हो चुका? तो जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है फ्लोरल फार्मूला के बारे में और फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ये आप क्या काम करेंगे, आप अपने लिए एक फ्लो चार्ट तैयार करके रखेंगे विथ कीवर्ड्स। इससे क्या होगा, ऐसे ऐसे है, यहाँ तक आया, ये होगा, अगर ये नहीं है तो दूसरा क्या होगा, लाइक दिस। तब ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेंगे। फ्लो चार्ट के बिना इतना सारा जानकारी आपको याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। हो गया? अब देखिए, ओवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, determined by placentation. Placenta attaches ovule with the wall of ovary. Types: marginal, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। ये 5 टाइप में इनके प्लासेंटेशन या प्लासेंटा के अरेंजमेंट होते हैं। मार्जिनल, लाइक दिस। तो ये सारे ओव्यूल, ये हो गया मार्जिन, प्लासेंटा। कहाँ से अपीयर कर रहा है? मार्जिन से, इसीलिए इसे मार्जिनल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देख के ही लग रहा है ये मटर होगा, पी। एक्साइल, अच्छा ये एरिया लोक्यूल, लोक्यूल हो गया ओवरी का वो पार्ट जहां पे ओव्यूल पाए जा रहे हैं। ये भी लोक्यूल। तो ये देख रहे हैं लोक्यूल को इसने बाइफरकेट करके रखा है, बाइफरकेटिंग
स्ट्रक्चर, और सेंट्रल एक्सिस से ये है सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से मल्टीपल प्लासेंटा ओव्यूल से जुड़े हुए, मल्टीपल ओव्यूल हैं तो हर ओव्यूल को एक प्लासेंटा चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग जॉइंड देयर। ये इस सेंट्रल एक्सिस से निकल रहा है और इसे बाहरी एरिया से अलग करके रखा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज एक्साइल। पेराइटल, ये हो गया लोक्यूल, ये हो गया पेरीफेरी, और यहां से प्लासेंटा निकल रहा है, इसीलिए इसे पेराइटल कहा जा रहा है, प्लासेंटा। यहां तक पूरा कीजिए। प्री सेंट्रल, सेंट्रल एक्सिस, लोक्यूल, प्लासेंटा, ओव्यूल और बेसल। सिंगल ओव्यूल, at the base of the ovary. यहाँ तक पूरा कीजिए। यहाँ तो ये साफ दिख रहा है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग रखे हैं सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, प्री सेंट्रल। इसके एग्जाम्पल में है प्रिमरोज, ये इंग्लिश फ्लावर है। यहाँ तो घिचपिच हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया। पेराइटल, पेरीफेरी से जो निकले थे, और एक्साइल,
पेराइटल में मस्टर्ड, एक्साइल में लेमन, चाइना रोज, और मार्जिनल में पी। पी ये थे फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद ये बना हुआ है ना, खाली एग्जांपल्स हम लोग लिखे। नहीं, वहाँ पे जगह कम था इसीलिए इसको दिखाने के लिए कि ये वाला है, इसका ये ऐसे होते हैं, इनके ये एग्जांपल। ये करें तो आप तो साफ सुथरा लिखे ही होंगे। अब देखिए फ्रूट, it is the modified ovary formed after the fertilization। जब पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन आएंगे, पॉलन ग्रेन आने के बाद पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा और पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा थ्रू स्टाइल टुवर्ड्स द ओव्यूल और वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। ये हम लोग 10th में जानते हैं, इसीलिए उसको यहाँ नहीं बता रहे, डिटेल में हम लोग को 12th में फिर पढ़ना है। तो हम लोग इतना जानते हैं, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट होता है, पॉलन ट्यूब अपने टिप पे मेल गैमेट्स को लेकर जाता है, कहाँ तक पहुँचाता है? ओव्यूल तक, जिसे सेंट्रल सेल भी कहते हैं। ओव्यूल में फिर जाके फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट मीट करता है तो बनेगा जाइगोट। उसके बाद डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं फ्लावर में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंज आता है उसमें ये जो ओवरी है वही फ्रूट में कन्वर्ट कर दो। ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ठीक है। इसीलिए फ्रूट यानी कि ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्प, पेरीफेरी, कार्प फ्रॉम कार्पेल, inside पेरिकार्प यानी कि फ्रूट, seeds are present modified ओव्यूल। तो जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट कर जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट कर जाता है। तो ओव्यूल ऐसे भी ओवरी के अंदर था, यहाँ भी सीड फ्रूट के अंदर, ठीक है।
अब क्या होता है, इस सीड का पर्पस क्या है, ये सीड दूर दूर तक फैलेगा और तब जाके उसके नए प्लांट्स बने। इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, दूर दूर के इलाके में लॉन्ग डिस्टेंट एरियाज़ में जाके इसका डिस्पर्सल हो तो इसका पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। मान लेते कहीं पे डिज़ास्टर हुआ, दूसरा एरिया तो बचा रहेगा, तो इसका स्पीसीज़ एटलीस्ट कंटिन्यू करेगा। रिप्रोडक्शन का एक ही पर्पस है कि ऑर्गेनिज्म अपना स्पीसीज़ कंटिन्यू रखना चाहता है, इसीलिए उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर एक ही जगह पे सारे इकट्ठे प्लांट्स रह जाएंगे, डिज़ास्टर हुआ, पूरा का पूरा स्पीसीज़ विलुप्त हो जाएगा। इसलिए दूसरे दूसरे एरिया में अगर है तो यहाँ डिज़ास्टर हुआ, वहाँ तो रहेगा, और फिर जब उसका फ्लावरिंग सीजन आएगा, सीड डिस्पर्सल के बाद फिर से आ जाएगा प्लांट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लांट है ना ज़्यादा स्टर्डी, ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं नेचुरल चेंजेस को, जो दूर दराज तक फैलते हैं। इसी पर्पज़ से इसने सीड तैयार किया ताकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर के इलाके में हो। अब सीड अपने तो चल के जाएगा नहीं, और सीड थोड़ा हेवी होते हैं कंपैरेटिवली। सभी के तो कॉटन सीड की तरह हल्का नहीं होता कि वो फेदर के साथ उड़ जाएगा, बाकी सबके हेवी होते हैं। तो उन्हें लेकर जाएगा कौन? लेकर जाएगा एनिमल, एनिमल लेकर जाएगा। तो क्या करना चाहेगा? एनिमल को लुभाना है कि उस सीड तक पहुँचे, उसके लिए लालच देना है। तो लालच देने में क्या करता है? फ्रूट को फ्लैशी बना देता है। इसीलिए फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी, पल्पी, जो खाया जा सके। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी फ्रूट्स आपको पल्पी मिले। आप उसको इमेजिन नहीं करेंगे कि वो फ्रूट है, लेकिन वो फ्रूट है क्योंकि उसके अंदर में सीड है। जैसे फ्रेश बीन, आप उसे वेजिटेबल समझते हैं, पर वेजिटेबल है क्या? वो फ्रूट है। काटने के बाद अंदर से सीड निकलता है। पंपकिन, कुकुम्बर, फ्रूट्स हैं, अंदर में सीड है। तो आप जिसे वेजिटेबल कहते हो, एक्चुअली वेजिटेबल है कि नहीं, ये देखना होगा कि उसके अंदर सीड है कि नहीं। अगर सीड नहीं है, जैसे आप स्वीट पोटैटो कंज्यूम करते हैं, शकरकंद, क्या वो फ्रूट है? उसको काटने के बाद अंदर से सीड निकलता है? नहीं, तो वो फ्रूट नहीं है। कैरेट, गाजर, काटने के बाद सीड निकलता है? नहीं, तो वो फ्रूट नहीं है। फिर मिश्रीकंद खाते हैं ना, पूजा में चढ़ता है, वाइट कलर का पूरा, क्या वो काटने के बाद सीड निकलता है? सलजम, टर्निप, रेडिश वाइट कलर का होता है, काटने के बाद निकलता है? बीट, काटने के बाद उससे सीड निकलता है? नहीं। तो ये एक्चुअली वेजिटेबल्स है, वेजिटेटिव पार्ट ईटेबल वेजिटेबल। स्पिनाक खाते हैं, पालक, क्या उससे सीड निकलता है? नहीं, वो पत्ता है, लीफ है, वो वेजिटेबल हो गया। लेकिन एक प्लांट, बैगन काटते हैं तो सीड निकलता है, टोमेटो काटते हैं सीड निकलता है, बीन काटते हैं सीड निकलता है, बोड़ो, कद्दू, कोहड़ा, इनको जिनको आप वेजिटेबल समझ रहे हैं, दरअसल वो फ्रूट है। फ्रूट है, सीड निकलता है ना उससे। कैप्सिकम, शिमला जिसे कहते हैं, वो भी तो मिर्च है। तो सिर्फ एप्पल ही फ्रूट नहीं है, ये भी फ्रूट है, पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसलिए आप उसको पका कर खाते हैं, राइट? तो इसीलिए बोले कि ज़रूरी नहीं है सारे फ्रूट्स फ्लैशी हों, पल्पी हों। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अब और आपको आश्चर्य लगेगा, जैसे मटर फ्रूट है, सोचने में अजीब लग रहा है पर है। सरसों, मस्टर्ड, देखें जब वो खेत से टूट कर आता है, ऐसा पतला सा है ना, इस तरह का रहता है, फली बोलते हैं हम लोग, लाइक दिस। इसको फोड़ कर इसमें से सीड निकाला जाता है, फ्रूट है।
जैक फ्रूट, कटर फ्रूट है। तो कॉन्सेप्ट बदला, परसेप्शन बदला, तब देख। पाइनएप्पल सीड है उसमें, ब्लैक कलर का वो कौन? हाँ, लीफ है। आप जो खाते हैं वो फ्लेशी लीफ है उसका। गार्लिक, वो ब्लैक कलर का क्या है? ब्लैक कलर का क्या है? नारियल। कितने लोग नारियल के अंदर सीड देखे हैं? हाँ हाँ। यहाँ ऊपर के साइड में दो ठो ब्लैक ब्लैक नहीं दिखता है? एक्चुअली ग्रेप को उगाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, और जो बड़ा वाला ग्रेप होता है मुनक्का, उसके अंदर देखिएगा, चबाइएगा तो अंदर में, अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन से किए उसे नहीं मिलता, झाड़ लगाया जाता है। महाराष्ट्र में जाइएगा, पूरा एकदम झाड़ी है ग्रेप का। तो वो उसे उगाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ वाइन बनाने के लिए ग्रेप यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जगहों पे कैश्यू, काजू, उसको यूज़ किया जाता है वाइन बनाने के लिए। तो जहाँ पे भी शुगर का सोर्स है उसको उस हिसाब से यूज़ करते हैं। तो देखिए, फ्रूट, वॉल, पेरिकार्प may be divided into 3 parts. Epicarp, mesocarp, endocarp. ये हो गया आउटर सरफेस, ये हो गया मिडिल पार्ट, ये हो गया इनर पार्ट। In mango we eat mesocarp. Epicarp is non-fleshy or non-pulpy and is fibrous. Its endocarp attaches itself with the seed.
एंडोस्पर्म खाया जाता है इसका। सीड अभी बताएंगे। सीड में दो पार्ट होता है, एक होता है ओव्यूल और एक होता है एंडोस्पर्म, जिसका एंडोस्पर्म खाया जाता है। तो जो वाइट कलर का देखते हैं वो उसका एंडोस्पर्म है, और जो लिक्विड है नारियल का पानी वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। और उसको लंबा समय तक छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे पानी जो है सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो जितना पुराना होता जाएगा उसका पानी उतना कम होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा उसका फ्लेशी एंडोस्पर्म बढ़ता जाएगा। तो बीच में लिखा हुआ है एडिबल पार्ट इज इज हाँ